हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 20 जनवरी में पूछा गया सीटेट में मैथ के क्वेश्चंस को। और ख़ास बात ये दोस्तों इस वीडियो का, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन के बाद अंत में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं और कुछ ऐसे टॉपिक को हम सजेशन देने वाले हैं जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी सामने कुछ लोगों का एग्जाम बाकी है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और स्किप ना करें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो टर्म जानना आपको जरूरी है, एक अभाज्य संख्या और एक औसत। ये दोनों जो वर्ड है ये दोनों आपको पहले पता होना चाहिए। औसत तो जान रहे हैं कि सबको जोड़ करके और कुल संख्या से भाग कर देना है। अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होता है, जो या तो स्वयं से कटता हो या तो एक से कटता हो। इस पर कई सारे एग्जाम्पल हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना, 17, 19 ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको यहाँ बोला है प्रथम 5। प्रथम 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक। इन सभी संख्याओं का हमको निकालना है औसत। ठीक है, तो 3, 2, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 और 10 28। 28 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि कुछ लोग यहाँ भाग करके आंसर करेगा, लेकिन आप लोग बिना भाग किए आंसर करेंगे। कैसे, वो ध्यान समझो। देखिए जब भी 5 से भाग करना हो ऊपर वाले को डबल कर दो, तो कितना क्विक हुआ। जब भी 5 से भाग करना हो ऊपर वाला को डबल करो और नीचे 5 है तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट मारो। ये है आपका उत्तर 5.6। आई बात दोस्तों समझ में? ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें जोड़ में गलती नहीं होना चाहिए। और जोड़ना भी कैसे, बड़ी तेजी से। 5, 10, 17 और 1 18 और 10 28 ऐसे जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक में आपको क्या क्या बातें और भी अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो पहली संख्या दोस्तों देखिए ये एक सम संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं में एकमात्र सम संख्या वो दोस्तों कौन है, 2 है। ठीक है, उसके बाद जितने भी संख्याएं आप देख रहे हैं, कुछ कुछ संख्याओं में 2 का आपको अंतर दिखेगा। देखिए 3 और 5 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में 2 का अंतर है, 17 और 19 में 2 का अंतर है। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। पिछले कई सीटिंग में क्वेश्चन आ चुका है युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, 19 में भी क्वेश्चन आ चुका है, 19 तारीख जो क्वेश्चन हुआ था वह उसमें भी आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे आपको चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। तो अगर कभी पूछ दे कि क्या अभाज्य संख्याएं केवल विषम हो सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक संख्या सम होता है। क्या अभाज्य संख्याएं केवल सम संख्या होगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती है। सम में केवल एक अंक है, वो है दोस्तों कौन, 2। अब इसमें एक बात और समझिए, एक दोस्तों ना ही ये अभाज्य है, ना ही ये अभाज्य है और ना ही ये भाज्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से दोनों कुछ भी नहीं है। अब आपके मन में आएगा भाई कि क्यों, तो देखिए एक जो है स्वयं से कटता है और एक से कटता है। तो देखिए एक से कटता वो ठीक है, लेकिन एक स्वयं से कटता है तो भाई इसके पास भी तो एक ही आ जाएगा। तो स्वयं के लिए भी एक और एक के लिए भी एक। तो क्या इसमें जो आप गुणनखंड लिख रहे हैं, जो इसके गुणनखंड को लिख रहे हैं वो 2 संख्या लिख रहे हैं कि एक ही संख्या को लिख रहे हैं बार बार, एक ही संख्या को लिख रहे हैं बार बार। और भाज्य तो होता है कि स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे और अन्य से भी कटे। तो भाई ये तो अन्य से क्या कटेगा, ये तो स्वयं और एक से भी नहीं कट पा रहा है, तो यानी ये ना ही अभाज्य होगा ना ही भाज्य होगा। अब आपसे कोई पूछे कि एक भाज्य अभाज्य क्यों नहीं होगा, तो आप उसको एक लाइन में बोलिएगा कि भाज्य या अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 अपवर्तक या गुणनखंड की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 2। ठीक है, लेकिन एक के लिए केवल एक से ही कट सकता है, स्वयं तो होगा ही नहीं, तो ना ही ये भाज्य और ना ही अभाज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन में जितना मैक्सिमम डिटेल हो सके उसमें आपको समझा दें। अब दोस्तों ये जो सवाल देखिए आपके सामने है, ये सवाल हम सबसे लास्ट में करेंगे। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए
और हम चाहेंगे कि आप लोग अगर थोड़ा बढ़िया से तैयारी किए हैं, अगर थोड़ा अलर्ट हैं, और आप जहाँ से भी पढ़ें, जैसे भी पढ़े हैं, आप इस क्वेश्चन का उत्तर लगाइए। ठीक है, हम ये क्वेश्चन पे लास्ट में आएंगे, लेकिन पहले आप इसका उत्तर लगाइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सवाल जो है कहता है 5.1/2 समकोणों का मान कितना होगा। ठीक है, यानी 5.5 समकोणों का मान कितना होगा। अगर हम देहाती में बोले तो 5.5 है ना, और अंग्रेज सब क्या बोलेगा 5.5। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि एक समकोण का मान 90 होता है, तो 2 समकोण का मान 180 होगा, 3 समकोण का मान 270 होगा, 4 समकोण का मान 360 होगा। तो भाई 11/2 समकोण का मान निकालने के लिए 90 से गुना कर देंगे, 2 से काटेंगे 45, तो 45 जब इसको गुना करेंगे तो 5, 5 4 9 और यहाँ पर 4, 495 डिग्री इसका मान आएगा, है ना, समकोण में। अब यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि मैंने यहाँ पे 11 से गुना किया और बड़ा तेजी से गुना किया, तो आपको हम 11 का एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको ध्यान समझिएगा। जैसे एक संख्या है 2 8 6, इसको हमको 11 से गुना करना है। ठीक है, ये बड़े काम का चीज है, क्षेत्रमिति वाला सवाल में, आयतन वाले सवाल में बहुत काम करता है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो जो अंतिम वाला जो संख्या उसको उठा के रख लेंगे, अंक को रख लिए। अब जोड़ना चालू करेंगे, 6 और 8, 14 का 4 हाथ में 1, जहां तक जोड़ लिए वहां से बढ़ना है। 8 2 10, 10 और 1 11। ठीक है, अब बचा क्या, 2 बचा हुआ है, तो 2 के जोड़ने के लिए कुछ तो आगे बचा नहीं, तो 2 और हाथ में 1 3, 3146 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ गुना का भी टेक्निक आपको आना चाहिए। मैंने अभी आपको 5 का भाग करने का टेक्निक सिखाया, 11 का गुना करने का टेक्निक सिखाया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लीजिए, अभी हम क्षेत्रमिति का चर्चा ही कर रहे थे, और देखिए क्षेत्रमिति का सवाल आपके सामने है। कहता है एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उसको एक समान वर्गों में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक या एक वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। यहाँ एक नहीं, आई थिंक कोई मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा कुछ समान वर्गों में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक या एक वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। देखिए पहले आप इस एग्जांपल समझिए, जैसे ये कलम है, अगर ये कलम का 10 सेंटीमीटर लंबाई होगा, आपको मैंने कहा कि कुछ जो है टुकड़े में इसको बांटना है, लेकिन सब टुकड़ा समान होना चाहिए। तो अगर ये 10 है तो आप 2-2 सेंटीमीटर में तोड़िएगा, तब ना होगा इक्वल। तो अब जो यहाँ आयत की चर्चा हुई है, ये आयत की लंबाई दोस्तों कितना है 4 और चौड़ाई कितना है 6, तो उल्टा बन गया भाई, ये लंबाई थोड़ा कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे बनेगा, ये 4 और ये 6, तो भाई इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सोचिए कि अगर इसको बराबर भाग में तोड़ना है 24 को, तो आपको एक बात ध्यान पता रहना चाहिए यहाँ पर कि हम जब वर्ग में इसको बांटेंगे तो प्रत्येक वर्ग का जो एरिया होना चाहिए वो दोस्तों किसी न किसी स्क्वायर नंबर से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो 16। तो अगर ये 24 सेंटीमीटर का एरिया आपके सामने है आयत, तो हम एक काम करते हैं, 24 को अगर हम 6 से काट दें, अगर 6 टुकड़ा में बांट दें, तो भाई 1 का मान कितना में क्या जाएगा 4। और देखिए 4 क्या है, कोई न कोई एक वर्ग संख्या है, ये एक वर्ग संख्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा और हमेशा वर्ग संख्या में ही हो सकता है, यानी स्क्वायर में ही हो सकता है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, कितने वर्ग में बांटना पड़ेगा हमको, 6। ऑप्शन तो हमको नहीं पता चला है, लेकिन इसके ऑप्शन में जरूर 6 रखा होगा, और सिर्फ 6 ही नहीं 4 भी रखा होगा, ताकि आप कंफ्यूज करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, ये सवाल जरा समझिए। कहता है कि एक 4 भुजा वाली बंद आकृति है जिसकी 4 कोण एक समान है और आमने सामने की भुजा समांतर हो, तो वह आकृति क्या होगी।
एक ऐसा आकृति जिसके सभी भुजा समान हैं और 4 भुजा वाला आकृति है, ठीक है, और आमने सामने की भुजा बराबर है, तो आपके मन में तुरंत क्लिक किया होगा, अरे ये तो आयत है, और वर्ग भी तो हो सकता है। देखिए जैसे ये हो गया आपका आयत, आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो प्रत्येक कोण समान भी हो गया। उसी प्रकार से एक चीज और देखिए आप, अच्छा आमने सामने की भुजा समांतर, अब देखो समांतर कैसे होता है, जैसे इसको यहां बढ़ा दिए, इसको यहां बढ़ा दिए, लगता है कि कभी ये भुजाएं मिलने वाली है, इसको भी यहां बढ़ाते हैं, इसको भी यहां बढ़ाते हैं, लगता है कभी मिलने वाली है। तो जब समान अंतर हो दो भुजाओं के बीच, हमेशा अनंत तक समान, अगर क्या करें उसमें अंतर हो, तो उसे तो क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, समांतर, समान अंतर। तो देखिए इसका भी सब कोण कितना होता है, 90 का होता है, और आमने सामने बराबर है, बराबर होने के साथ साथ क्या है, देखिए ये आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर भी तो है, ठीक है। इसका तो खैर सब आपस में समान ही होता है, इसके सब भुजाएं आपस में समान ही होता है, लेकिन ये समांतर भी इसका भी है। तो देखिए वर्ग एक ऑप्शन में दिया है, एक पतंग दिया है, एक वर्ग और आयत दिया हुआ है, और एक है समचतुर्भुज। तो दोस्तों वर्ग और आयत वाला ऑप्शन आप लगा करके निकल जाओगे, ठीक है। अब यहां एक चीज और देखिए, एक आकृति आप ऐसा देखे होंगे, ठीक है, यानी अगर इस आयत के कोना पर घींच के एक लात मार दें, यानी कोना पर घींच के मार दें, इसको एक लात मार दें, तो ये टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। अगर टेढ़ा होगा तो ये क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज, सॉरी, तो ये तो समांतर बन गया जी, समांतर चतुर्भुज बन गया। समचतुर्भुज क्या होता है कि एक वर्ग है, उसका कोना पर मारो एक धक्का, जैसे मारोगे इस पर एक लात, तो एक ऐसा आकृति बनेगा जिसकी सब भुजाएं बराबर तो होंगी, बराबर तो होंगी, सब भुजाएं बराबर तो होंगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके कोण बराबर नहीं होंगे, इसके कोण बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे, और इसकी भी भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, समचतुर्भुज क्या है, वो आयत से बना है, और सॉरी समांतर क्या बना है, आयत से, और समचतुर्भुज किससे बना है, वर्ग से। अगर आयत को मारोगे एक लात क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज, और वर्ग को मारोगे एक लात क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। बस ऐसे आप क्वेश्चन को याद रखिए, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन में, देखिए ये सवाल लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। अब समझ में आया कि मैंने ये क्वेश्चन पहले क्यों छोड़ा। समांतर चतुर्भुज आप देखिए, पहले आप बनाइए, आकृति आपको याद होना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज है इसमें, कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये नाम क्या होगा, पैरेललोग्राम। थोड़ा सा टेढ़ा बन लगता है नहीं, ये नाम क्या होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब तो अब ये बताइए कि समांतर चतुर्भुज में सममिति रेखा कितनी होगी। सममिति समझते हैं, सममिति रेखा को बोलते हैं सिमेट्री, सिमेट्री लाइन। सिमेट्री लाइन मतलब क्या हो गया, समान दो भागों में बांटने वाला ऐसा रेखा, और जब दो भाग में बांट दिया जाए तो अगर एक भाग को उठाकर इस पर रखा जाए तो वो क्या करे, बराबर हिस्सों में बांट सकता हो, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए ये सब सवाल अब आपको जो हम दे रहे हैं, ये सवाल मेरा सजेशन है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाएं दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जाम में ये सब सवाल आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि मेरा भी कई सेशन ऐसा हुआ है जिसके कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट अभी सीटिंग में पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसमें बराबर विकर्ण होते हैं। ऑप्शन है आयत, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, समलंब। तो आप में से जितने भी लोग क्लास मेरा किए हैं एरिया वाला, उसको पता होगा कि अगर एक आयत है तो आयत के दोस्तों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। अगर इसका हम नामकरण कर दें ए बी सी डी, देखिए विकर्ण क्या है, एक तो है ए सी और एक विकर्ण क्या है डी बी। दोस्तों ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, और समान हिस्सा में बांटते भी हैं। ध्यान रखिएगा, ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, जैसे ये और ये बराबर था, ठीक है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अभी अभाज्य संख्या से क्वेश्चन अभी हम पहला आप किए ही आज,
तो अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है कि 1 से 50 तक कितनी है। तो आपको हम पूरा करा देते हैं, 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75 और 1 से 100। ठीक है, ध्यान देंगे हम यहाँ पर एक टेक्निक सिखा रहे हैं, उसको याद रखेंगे। 1 से 25 तक दोस्तों होता है 9 ठो, 1 से 25 होता है 9 ठो। गिन लीजिए ना आप, 2 3 5 7 9 7 9 नहीं 11 13 17 19 और ये दोस्तों एक क्या होता है 23, 9 ठो हो गया। अब देखिए 9 के बाद 6 बढ़ाइएगा, 6 बढ़ाओगे तो 1 से 50 तक कितना हो गया 15, फिर से 6 बढ़ाइएगा तो 1 से 75 दोस्तों कितना हो जाएगा 21 ठो, और इस बार 4 बढ़ाइएगा तो 1 से 100 तक में दोस्तों होता है अभाज्य संख्या 25 ठो। तो आप ये ध्यान रखेंगे, 1 से 25 तक में 9 ठो, उसके बाद 6 बढ़ाना है तो 50 तक में 15 ठो, फिर 6 बढ़ाना है तो 1 से 75 तक में 21 ठो, और फिर 4 बढ़ाना है तो 1 से 100 तक में कितना 25 ठो। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या पूछा था 1 से 50 के बीच, तो भाई 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं हैं, बड़े आराम से आप मार सकते थे, है कि नहीं। लेकिन याद रहेगा तब तो, पहले आप इसको याद रखेंगे। देखिए अभाज्य संख्याओं से दोस्तों क्वेश्चन जो है हर सिटिंग में आ रहा है, तो आपको अच्छे इसको पढ़ना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस ज्यामितीय आकृति में सभी कोण बराबर हैं। पहला ऑप्शन है समचतुर्भुज, अभी मैंने बताया था आपको। अगला है पतंग, फिर है आयत और है चतुर्भुज। आप बताएं इसका उत्तर, कमेंट करें। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आयत, क्योंकि देखिए समचतुर्भुज और पतंग लगभग एक ही आकृति है, और एक है चतुर्भुज। तो दोस्तों चतुर्भुज तो कोई भी हो सकता है ना, चतुर्भुज तो कोई भी हो सकता है, तो क्या इसके सभी कोण बराबर होंगे? नहीं। लेकिन दोस्तों आयत जो होता है, आयत के सभी कोण बराबर हो सकते हैं, क्योंकि सभी किसके हो सकते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण भी आपस में समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित समूहों में से कौन किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है। निम्नलिखित समूहों में से कौन त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन है 4 4 8, अगला ऑप्शन है 4 4 9, अगला ऑप्शन है 6 4 5, फिर अगला ऑप्शन है 2 4 6। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि टेक्निक क्या कहता है। ठीक है, देखिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर यदि त्रिभुज की बात होगी, अगर त्रिभुज की बात होगी तो त्रिभुज में किसी भी 2 भुजा को जोड़ने पर, किसी भी 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 4 4 8 इससे बड़ा कहाँ हुआ, बराबर हो गया। 4 4 8 इससे छोटा हो गया। 6 4 10 देखिए इससे बड़ा हुआ। 5 4 9 देखिए इससे बड़ा हुआ। 6 और 5 11 देखिए 4 से बड़ा हुआ। यहाँ देखो 2 4 6 इसके बराबर हो गया। तो आगे चेक ही नहीं करना है, जब बराबर एक बार जोड़ने पर जब बराबर हो गया तो चेक ही नहीं करना है। 4 4 8 जोड़े 9 से कम हो गया, चेक ही नहीं करना है। 4 2 6 जोड़ने पर बराबर हो गया, चेक ही नहीं करना है। 6 4 10 5 से बड़ा हो गया, यानी यही इसका उत्तर होगा, सी नंबर। 6 4 5 किसी त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और ये सवाल एलसीएम का सवाल है, और ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ चुका है। दोबारा है कि ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये सवाल एक बार 2-3 बार पूछा जा चुका है इसी बार एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 5 घंटियां क्रमशः 4 8 12 16 और 20 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजने लगती है। कहता है 48 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए 4 8 12 16 और 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम निकालेंगे। ओके दोस्तों, जब एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बड़े वाली संख्या को उठा लेंगे। अब देखिए 20 4 से कटता है, कट जाता है, लेकिन 8 से नहीं कटता है। इसको डबल कर देखो, 40 8 से कट गया, लेकिन 12 16 से नहीं कटेगा। इसको 60 कर देखो, 60 12 से कटता, 16 से नहीं कटेगा। इसको 80 कर देखो, 80 तो 16 से कट गया, लेकिन 80 12 से नहीं कटेगा। ध्यान देंगे आप,
80 दोस्तों क्या है 12 से नहीं कटेगा। तो अब क्या करना है कि 80 के ही गुणज में आपको एक संख्या ढूंढना है। जैसे 80 दूना 160, 160 दोस्तों 12 से नहीं कटता है, लेकिन 80 तिया 240 कटता है, 80 तिया 240 कटता है। यानी 240 देखिए अगर 12 से कट गया, 8 से कट रहा है, 16 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो दोस्तों 240 क्या हुआ, ये हो गया आपका एलसीएम। अब देखिए आप में से कोई लोगों को एलसीएम अगर लेना नहीं आता है तो आप एग्जाम में ये जो काम आप शुरू से करते आ रहे हैं, आप ऐसे ही करके भाग करके आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको ये टेक्निक समझ में आ गया, आप इससे बनाए तो टाइम बचेगा आपका। अब देखिए 240 सेकेंड, 1 मिनट में दोस्तों कितना सेकंड बताइए, 60 सेकंड। तो इसको 240 करने के लिए 4 गुना करना होगा ना। तो आप देखिए मिनट में जब आप मान निकालिएगा क्या करिएगा, जो सेकंड का मान है उसको 60 से भाग कर देते हैं, यानी कि एक इसमें जो दोस्तों कितना आ गया 4 मिनट। दोस्तों एलसीएम कितना आ गया 4 मिनट। तो एलसीएम का जो मान आए समझ जाना कि वही आपका एक साथ बजने का समय है। यानी ये 5 घंटियां 4-4 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। तो अब यहां कहता है कि 48 मिनट में हमको संख्या निकालना है कितनी बार बजेंगी। तो 48 मिनट में 4-4 मिनट के अंतराल से 12 बार वो एक साथ बज जाएंगी। बात समझ में आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला सवाल देखिए, ये भी एलसीएम एचसीएफ से है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। और एचसीएफ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। कहता है 3 संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है। आप पहले मेरे कुछ बातों को अब ध्यान से सुनिए। दोस्तों जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, उसका अनुपातिक मान दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है। तो एचसीएफ को समझना कि छीना गया मान है, ठीक है। जितने भी संख्याएं हैं सबसे एचसीएफ क्या होता है, छीना जाता है। तो छीनना दोस्तों क्या होता है, कॉमन लेना। तो देखिए यहाँ अनुपात दिया है 1:2:3, यही दोस्तों देख लीजिए 1, 2, 3। और एचसीएफ कितना है बताइए, एचसीएफ है दोस्तों इसमें 12। तो एक काम करते हैं, एचसीएफ अगर सबसे छीने हैं हम तो सबको एचसीएफ दे देते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। देखिए यही तीनों आपके किसी ऑप्शन में होगा, वही उत्तर हो जाएगा। यानी एचसीएफ दिया जाए, संख्याओं का अनुपात दिया जाए, केवल गुना कर दें, संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ओके। अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक सवाल आ रहा है। ये इस बार सीटेट के लगभग हर एक सीटिंग में पूछा गया, हर एक सीटिंग में 1 to 5 में भी 6 to 8 में भी ये क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। 6 to 8 के हर एक सीटिंग भले नहीं आया हो, लेकिन 1 to 5 के हर एक सीटिंग में क्वेश्चन आया है। ये कहता है अंकों 2, 0, 5, 6, 1 से बनने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। 2, 0, 5, 6, 1 इससे बनने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो पहले बड़ी देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों बड़ी शुरू करेंगे तो पहले 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0। और देखिए छोटी संख्या क्या होगी, सबसे पहले ध्यान रखना है 0 शुरू मत कर देना। अगर 0 शुरू करोगे तो ये 5 अंक की नहीं बनेगी ना, 4 अंक की बन जाएगी। और हमको सब अंक का वैल्यू दिखाना है। तो यहाँ होगा 1, फिर 0, फिर 2, फिर 5 और 6। तो जब भी आप इन सब अंकों का प्रयोग करना हो तो 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटी है उससे शुरू करेंगे, उसके बाद आएंगे आप 0 तो छोटी बन जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर निकालना है। तो देखिए 10 में 6 गया तो 4। दोस्तों यहाँ कुछ तो बचा नहीं, 10 में 5 गया 5, यहाँ से 5 ले चुके हैं। तो 11 में 2 गया तो 9, यहाँ बचा दोस्तों 4, 4 में 0 गया 4, 6 में 1 गया तो 5, 54 954। देखिए है किसी में 54 954, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। तो बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए बहुत ही छोटा सा सवाल है,
गुना करने के लिए कहा गया है, लेकिन दशमलव संख्या, ताकि आप गुना करने में थोड़ा गड़बड़ी करें, पॉइंट बिठाने में आप भी होशियार हैं, गड़बड़ी नहीं करना। क्वेश्चन कहता है कि 2, 0.2, 0.02 और 0.002, ठीक है, यही दिया है 2, 0.2, 0.02, 0.02, इन चारों को गुना करना है। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है। देखिए सबसे पहले क्या करना कि आप पॉइंट को गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 अंक का पॉइंट हमको मिलने वाला है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। देखिए 16 लिख लिए। अब ध्यान समझना यहाँ पर, जब 16 हमने लिख लिया, अब हमारे पास देखिए कितना 3, 2, 5, 1, 6 अंक का पॉइंट होना चाहिए। तो 2 अंक मिल चुका है, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, मार दिए पॉइंट, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आप जो है अच्छे से देख के जाइए। और फिर से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैथ्स का पेडागोजी में गणित की प्रकृति, वैन हिले, एनसीएफ, सामुदायिक गणित, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, तब तक जय हिंद।